कल्पना कीजिए 50 मिलियन साल पहले का भारत, ना कोई शहर, ना कोई मंदिर और ना ही कोई इंसान। जिस जमीन पर आज करोड़ों लोग रहते हैं वह कभी समुद्र के बीच अकेला तैरता हुआ एक विशाल टापू था। लेकिन इसी धरती पर कभी किसी ने पहला कदम रखा था। वे ना हड़प्पा के लोग थे, ना वैदिक ऋषि थे, बल्कि उनसे भी हजारों साल पहले आए कुछ अनजान यात्री जो अफ्रीका से निकले थे। अब सवाल यह है कि वे भारत तक पहुँचे कैसे, जब ना कोई नक्शा था, ना कोई सड़क थी और ना ही कोई जहाज। तो आखिर उन्होंने हजारों किलोमीटर लंबी यह खतरनाक यात्रा कैसे तय की? क्या भारत में उनसे पहले भी कोई इंसान मौजूद था? क्या उन्होंने किसी दूसरी मानव प्रजाति का सामना किया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्हीं आदिम यात्रियों के वंशजों ने आगे चलकर हड़प्पा जैसी महान सभ्यता को जन्म दिया? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस यात्रा के बीच आया था एक ऐसा महाविनाश जिसने पूरी मानव जाति को लगभग खत्म कर दिया था। एक ज्वालामुखी इतना शक्तिशाली कि उसकी राख भारत तक आ गई थी। और अगर उस दिन कुछ लोग जिंदा ना बचते तो शायद आज हम भी यहाँ ना होते। तो चलिए आज चलते हैं 70,000 साल पीछे, उस समय जब इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए लड़ रहा था। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमारी अपनी कहानी है, क्योंकि हम सब उसी यात्रा की संतान हैं। धरती का नक्शा हमेशा ऐसा नहीं था जैसा आज है। करोड़ों साल पहले भारत एशिया का हिस्सा ही नहीं था, वह अफ्रीका और मेडागास्कर के साथ जुड़ा हुआ था। फिर धीरे धीरे टूटकर अलग हो गया और एक विशाल टापू की तरह समुद्र में तैरने लगा। कल्पना कीजिए, हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी और उसके बीच अकेली भारतीय प्लेट। लेकिन धरती के नीचे कुछ और ही चल रहा था। मैग्मा का दबाव भारत को लगातार उत्तर दिशा में धकेल रहा था। और फिर आया वो दिन जिसने पूरी दुनिया बदल दी। भारत की प्लेट जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि धरती ऊपर की ओर मुड़ने लगी, चट्टानें उठी, समुद्र सिकुड़ गया और जन्म हुआ हिमालय का। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं था, वह भारत की किस्मत बदलने वाली एक दीवार थी। उसने मानसून की हवाओं को रोका, बारिश शुरू हुई, नदियां बनी, गंगा, सिंधु, नर्मदा, और धीरे धीरे यह वीरान जमीन जंगलों और जीवन से भरने लगी। अब भारत तैयार था, लेकिन इंसानों के लिए नहीं, क्योंकि उस समय यहाँ राज था दानवों का। अगर आप उस दौर के जंगल में जाते तो शायद वापस कभी नहीं लौटते। यहाँ घूमते थे स्टेगोडन, विशाल हाथियों जैसे जीव जिनके दांत 10 फीट तक लंबे होते थे। नदियों में तैरते थे विशाल दरियाई जीव, जंगलों में छिपे रहते थे खूंखार शिकारी। हर झाड़ी के पीछे मौत थी। और इतनी खतरनाक दुनिया में भारत में पहली बार पहुँचे कुछ आदिम मानव, लेकिन वे हम जैसे नहीं थे। उनका नाम था होमो इरेक्टस। वे ना पूरी तरह आधुनिक इंसान थे और ना ही बंदर, लेकिन उन्होंने एक चीज सीख ली थी, वो थी 2 पैरों पर चलना। वे अफ्रीका से निकले भोजन की तलाश में, कोई मंजिल नहीं, कोई नक्शा नहीं, बस जिंदा रहने की भूख। और लगभग 15 लाख साल पहले उन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा। यह सिर्फ कहानी नहीं है। तमिलनाडु के अतिरम पंकम में मिले पत्थर के औजार बताते हैं कि यहाँ लाखों साल पहले कोई मानव मौजूद था। इन औजारों की उम्र लगभग 15 लाख साल पुरानी है, यानी आधुनिक इंसानों से भी बहुत पहले। फिर मिला एक और बड़ा सबूत। सन 1982 में नर्मदा घाटी में वैज्ञानिकों को एक प्राचीन मानव खोपड़ी मिली, जिसे नाम दिया गया नर्मदा मानव। लेकिन असली सवाल ये है, क्या यह होमो इरेक्टस था या किसी दूसरी प्रजाति का सदस्य? आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन इतना साफ है, भारत में इंसानों की कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी है। वे लोग मजबूत थे, उनका शरीर भारी था, जबड़ा ताकतवर था और हाथ में होता था पत्थर का हैंड एक्स। उसी से वे शिकार करते, उसी से खुद को बचाते। लाखों साल तक भारत के जंगलों में उन्हीं का राज रहा। लेकिन कुदरत चुपचाप एक और खेल खेल रही थी। हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में धरती के नीचे एक दानव जाग रहा था, तोबा सुपर वोल्केनो। और करीब 74,000 साल पहले वह अचानक से फट पड़ा। यह सिर्फ ज्वालामुखी नहीं था, यह प्रलय था। आसमान राख से भर गया, सूरज धुंधला पड़ गया, भारत तक राख की मोटी परतें पहुंची। दिन में भी अंधेरा छा गया था, पेड़ सूखने लगे, जानवर मरने लगे, नदियां जहरीली हो गई। इसे साइंस कहता है वोल्केनिक विंटर। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस विनाश ने इंसानों को खत्म कर दिया था? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं उस समय पूरी मानव आबादी घटकर सिर्फ कुछ हजार रह गई थी, यानी मानव जाति लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग बच गए और शायद भारत उन बचे हुए इंसानों की शरण स्थली बन गया। आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम में मिली राख की परतों के नीचे और ऊपर दोनों जगह मानव के औजार मिले हैं। इसका मतलब है कि मानव यहाँ
विस्फोट से पहले भी थे और बाद में भी। उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन कहानी का असली मोड़ अब शुरू होता है, क्योंकि इसी समय अफ्रीका में एक नई मानव प्रजाति संघर्ष कर रही थी। वो थी होमो सेपियंस, यानी हमारे पूर्वज। अफ्रीका बदल रहा था, सूखा बढ़ रहा था, झीलें सिकुड़ रही थी। हर गुजरते मौसम के साथ जीवन मुश्किल होता जा रहा था। एक पिता शिकार पर जाता और खाली हाथ लौटता। एक माँ बच्चे के लिए पानी ढूंढती। और फिर मानव इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया गया, रुकना या निकल जाना, और उन्होंने निकलना चुना। कल्पना कीजिए उस रात की। कुछ लोग लाल सागर के किनारे खड़े हैं, सामने सिर्फ पानी ही पानी है। ना उन्हें पता था आगे क्या है, ना यह है कि वे जिंदा बचेंगे या नहीं, लेकिन पीछे भूख थी और आगे उम्मीद। विज्ञान कहता है कि उस समय समुद्र का स्तर आज से काफी नीचे था। बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य संकरा था, फिर भी यह मौत जैसा सफर था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं उन्होंने लकड़ी और सरकंडों से अस्थायी बेड़े बनाए होंगे। कल्पना कीजिए, काले अंधेरे में डगमगाते छोटे राफ्ट, ऊपर तूफानी आसमान और नीचे अथाह समुद्र। न जाने कितने लोग डूब गए होंगे, न जाने कितने बच्चे लहरों में खो गए होंगे, लेकिन जो बच गए वे अफ्रीका से बाहर निकल चुके थे। और उसी क्षण मानव इतिहास एकदम से बदल गया। अब उनके सामने था अरब का रेगिस्तान, लेकिन उन्होंने एक समझदारी दिखाई। वे रेगिस्तान में नहीं गए, वे समुद्र किनारे किनारे चलते रहे, और इसे कहते हैं कोस्टल माइग्रेशन। समुद्र उनका पहला हाईवे बन गया। वह उन्हें मछलियां देता, केकड़े देता और जीवित रहने का सहारा देता, और पीढ़ी दर पीढ़ी वे आगे बढ़ते रहे। ओमान, ईरान का मकरान तट, फिर सिंध और फिर भारत। यह कोई एक यात्रा नहीं थी, यह सदियों तक चलने वाला एक धीमा विस्तार था। और फिर करीब 65,000 साल पहले उन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा। लेकिन क्या भारत खाली था? यही इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या यहाँ अब भी होमो इरेक्टस जैसे प्राचीन मानव बचे हुए थे? क्या उनका सामना हुआ? क्या संघर्ष हुआ? या वे पहले ही खत्म हो चुके थे? हम निश्चित नहीं है, लेकिन इतना तय है, भारत ने आधुनिक इंसानों को एक नया जीवन दिया। यहाँ जंगल थे, नदियाँ थी, जानवर थे, और सबसे जरूरी जीवित रहने का मौका था। लेकिन भारत आसान नहीं था। यहाँ हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी थी। रात में बाघ घूमते थे। जंगल इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती थी। तो सवाल यह है कि उन पहली रातों में इंसान जिंदा कैसे बचा? जवाब था गुफाएं। मध्य भारत की भीमबेटका गुफाएं ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, यह इंसानियत का पहला घर था। इन गुफाओं ने उन्हें बारिश से बचाया, ठंड से बचाया और जानवरों से भी बचाया। यहीं पहली बार इंसान ने घर महसूस किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार गुफा नहीं था, वह थी आग। आग सिर्फ गर्मी नहीं देती थी, वह सुरक्षा देती थी। जब तक गुफा के बाहर आग जलती रहती, कोई जानवर अंदर आने की हिम्मत नहीं करता, और धीरे धीरे आग इंसानों को एक दूसरे से जोड़ने लगी। रात को पूरा समूह आग के आसपास बैठता। यही कहानियां जन्म लेती, यही डर बांटे जाते, और यही इंसान ने समाज बनाना शुरू किया। लेकिन एक नई समस्या सामने आ रही थी। भारत के जानवर तेज थे, पुराने भारी हथियार बेकार हो रहे थे, तो इंसान ने फिर बदलाव किया। उसने बड़े पत्थरों को छोड़कर छोटे धारदार ब्लेड बनाना शुरू किया, जिन्हें कहते थे माइक्रोलिथ्स। छोटे लेकिन बेहद घातक। उन्होंने इन्हें लकड़ी की नोक पर लगाया, और जन्म हुआ पहले भाले और तीर कमान का। यह मानव इतिहास की टेक्नोलॉजिकल क्रांति थी। अब इंसान दूर से शिकार कर सकता था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिणी भारत में मिले माइक्रोलिथ्स आज भी इस कहानी की गवाही देते हैं। लेकिन इंसान सिर्फ शिकारी नहीं बन रहा था, वह सोचने लगा था, और यहीं से शुरू हुई कला। भीमबेटका की गुफाओं में बने हजारों साल पुराने चित्र सिर्फ पेंटिंग नहीं थे, वे इंसान के पहले सपने थे। कहीं शिकार करते लोग, कहीं नाचते समूह, कहीं रहस्यमयी आकृतियां। शायद वे मानते थे अगर दीवार पर शिकार बना दिया जाए तो असली शिकार भी सफल होगा। लेकिन एक और चीज बदल रही थी। पहली बार इंसान खुद को सजाने लगा था। शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों से बने मनके गले में पहने जाने लगे। यह सिर्फ सजावट नहीं थी, यह पहचान थी। और फिर इंसान ने पहली बार मौत को समझना शुरू किया। जब कोई मरता तो उसे यूं ही जंगल में नहीं छोड़ दिया जाता था, उसे दफनाया जाता, उसके साथ हथियार रखे जाते, गहने रखे जाते। क्यों?
क्योंकि अब इंसान मानने लगा था कि मौत अंत नहीं है, यही धर्म की शुरुआत थी, यही आत्मा का पहला विचार था। समय बीतता गया और फिर आया मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़, यानी खेती। करीब 9000 साल पहले इंसान ने समझा भोजन सिर्फ खोजा नहीं जाता, उगाया भी जा सकता है। अब वे भटकना छोड़ने लगे, नदियों के किनारे गांव बसने लगे, कच्ची दीवारें उठी, जानवर पाले जाने लगे और धीरे धीरे एक महान सभ्यता जन्म लेने लगी। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी झोंपड़ियों में रहते थे, तब भारत में शहर बस चुके थे। सीधी सड़कें, सटीक नगर योजना, पक्की नालियां, हर घर में बाथरूम, यह अविश्वसनीय था। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इन महान शहरों के लोग उन्हीं आदिम यात्रियों के वंशज थे जो कभी अफ्रीका से आए थे? डीएनए कहता है हाँ। आज भारत की बड़ी आबादी में ऐसे आनुवंशिक चिन्ह मौजूद हैं जो उस शुरुआती अफ्रीकी प्रवास से जुड़े हुए हैं। मतलब साफ है, हम सबकी कहानी कहीं ना कहीं जाकर उन्हीं यात्रियों से जुड़ती है। सोचिए, अगर उस दिन वे डर जाते, अगर वे लाल सागर पार ना करते, अगर टोबा विस्फोट उन्हें खत्म कर देता, तो शायद आज ना भारत होता और ना ही हम। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा धर्म भी अलग हो सकता है, लेकिन हमारी जड़ें एक ही यात्रा से जुड़ी है। ये हम सब एक साहसिक कदम की संतान है, एक कदम जो कभी अफ्रीका से बाहर निकला था। दोस्तों, अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में बताइए, अगर आप उस दौर में होते तो क्या अफ्रीका छोड़ने की हिम्मत करते? वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, हम सब की कहानी है। अगली डॉक्यूमेंट्री किस विषय पर चाहिए, हड़प्पा, महाभारत या मानव इवोल्यूशन? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।